हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका गोस्ट फियर फ्रॉस्ट 22 से आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरनैचुरल हॉरर स्टोरी। आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी गाज़ीपुर के एक गांव में रहने वाले सुरेश जी की है और इस कहानी को हम उन्हीं के नज़रिए से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है और मैं गाज़ीपुर के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। लेकिन आज जो डरावनी घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं वो उस वक्त की है जब मैं काफ़ी छोटा हुआ करता था और शायद उस वक्त मैं 5वीं क्लास में ही पढ़ता था। इतनी छोटी उम्र में ही उस वक्त मेरे साथ इतना भयानक और डरावना हादसा हुआ था कि उस चीज़ को याद करके मैं आज भी कभी कभी ये सोचता हूँ कि आखिर उस वक्त मैंने उस चीज़ का सामना किया भी तो कैसे किया। क्योंकि अगर उतनी सी उम्र में इतना भयानक और डरावना हादसा किसी और बच्चे के साथ हो जाता तो शायद वह बच्चा डर के मारे वहीं पर मर जाता। लेकिन उस दिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसे सुनकर आप भी अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दरअसल जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक गांव का रहने वाला लड़का हूं और अगर आप में से भी कोई गांव से ये कहानी सुन रहा है तो वो ये चीज़ अच्छी तरीके से जानता होगा कि जब हमारे गांव में किसी की शादी होती है तो गांव की महिलाएं जब से शादी शुरू होती हैं तभी से रात के वक्त जिस घर में शादी होती है उनके यहाँ मांगलिक गीत गाने के लिए जाया करती हैं। और उस वक्त हमारे गांव में भी एक लड़की की शादी थी जिसका घर हमारे घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर था। लेकिन उन लोगों का हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ संबंध था और हर कार्यक्रम में हम लोग उनके जाते थे और वो लोग हमारे आते थे। और इसी कारण जब उस लड़की की शादी थी तो एक रात मेरी मम्मी उनके घर रात के वक्त मांगलिक गीत गाने के लिए जा रही थी। तो उस वक्त मेरा छोटा भाई जो कि मेरे से 1 साल छोटा है वो मेरी मम्मी से ज़िद कर लेता है कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बचपन में बच्चों की ये आदत होती ही है कि एक बच्चे को किसी चीज़ की ज़िद करता हुआ देखकर दूसरा बच्चा भी उस चीज़ की ज़िद करने के लिए लग जाता है। और उस दिन मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। जैसे ही मेरे छोटे भाई ने मेरी मम्मी से कहा कि मैं आपके साथ चलूँगा तो मैं भी फटाक से उठकर खड़ा होता हूँ और मेरी मम्मी से कहता हूँ कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। इसके बाद मेरी मम्मी कहती हैं कि ठीक है, मैं तुम लोगों को लेकर तो चलूँगी लेकिन तुम लोग वहाँ पर कोई शैतानी मत करना। इसके बाद हम लोग रात के वक्त मेरी मम्मी के साथ जिनके घर पर शादी थी उनके घर के लिए निकल पड़ते हैं। और रास्ते में जाते वक्त गांव की ओर भी कई महिलाएं मेरी मम्मी के साथ साथ उनके घर पर जा रही थीं। उनके घर जाते वक्त तो हमारे साथ कोई भी डरावना हादसा नहीं होता है। सभी लोग आपस में हंसी मजाक करते हुए उनके घर पर पहुंचते हैं और रात को लगभग 9 बजे के आसपास महिलाएं मांगलिक गीत गाना शुरू कर देती हैं। और लगभग 3 घंटे बाद जब उनके सारे गीत पूरे हो जाते हैं तो फिर हम दोनों भाई हमारी मम्मी के साथ वापस उनके घर से अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। जब मम्मी ने मोबाइल में टाइम देखा तो उस वक्त रात के 12:15 बज रहे थे और मेरी मम्मी के साथ उस टाइम एक औरत और थी जो कि उनके घर से ही गीत गाकर मेरी मम्मी के साथ साथ अपने घर के लिए आ रही थी। वो हमारे पड़ोस वाली चाची ही थी जिनका घर हमारे घर से लगभग आधा किलोमीटर पहले ही आता था। अब क्योंकि उनका घर हमारे घर से पहले ही था तो उनका घर आते ही वो तो अपने घर का दरवाज़ा खोलकर अपने घर के अंदर चली जाती हैं और उसके बाद मेरी मम्मी के साथ सिर्फ हम दोनों भाई ही थे। उस वक्त हमारे साथ और कोई भी नहीं था। अब हम तीनों उन चाची के घर में जाने के बाद जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जा रहे थे। अब हमें हमारे घर पर पहुंचने में लगभग 10 मिनट का समय और लगने वाला था। उस वक्त तक गांव के सभी लोग सो चुके थे और जिस रास्ते से हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे उस पूरे रास्ते पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था और चारों तरफ घना अंधेरा भी था। उस वक्त मुझे और मेरे छोटे भाई को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। इसी वजह से हम दोनों भाई हमारी मम्मी के दोनों हाथों को पकड़कर उनके साथ साथ ही चल रहे थे। तभी मेरी मम्मी मुझसे पूछती भी हैं कि क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है क्या? तो मैं उनसे कहता हूँ कि हाँ, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। तभी वो मुझसे कहती हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मम्मी के इतना कहने के बाद मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आती है
और मेरा डर थोड़ा कम होता है। लेकिन मुझे क्या पता था कि कुछ ही पलों बाद मेरा वो डर का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ने वाला था कि जिसके बारे में मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अभी हम लोग अपने घर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी हमारे गांव का एक चौक आता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग चौक का मतलब समझते होंगे। जब हम लोग उस चौक के पास पहुंचते हैं तो चलते चलते ही मेरी मम्मी के कदम अचानक से ही रुक जाते हैं। उन्हें इस तरह अचानक से चलते चलते ही रुकता हुआ देखकर मैं मेरी मम्मी के मुंह की तरफ देखता हूँ, और जब मैं उनके मुंह की तरफ देखता हूँ तो मैंने देखा कि उनके पूरे चेहरे पर भयंकर तरीके से पसीना आ गया है, और उनकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनमें कोई डर बैठ गया हो। लेकिन क्योंकि उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था तो कुछ भी समझ नहीं पाया, और मेरी मम्मी से पूछने लगता हूँ कि मम्मी क्या हुआ, आप लोग क्यों गए। तभी मेरी मम्मी मुँह से तो कुछ नहीं बोलती हैं, लेकिन अपने हाथ की एक उंगली मेरे होठों पर रख देती है और मुझे चुप रहने का इशारा करती हैं। अभी मम्मी के हाथ की वह उंगली मेरे होठों पर से हटी भी नहीं थी कि तभी अचानक से वो ज़ोर से चिल्लाती है, और इस तरह से मम्मी को अचानक से चिल्लाता हुआ देखकर मैं भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ, और मेरा छोटा भाई तो रोने ही लग जाता है। अभी मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही मेरी मम्मी ने हम दोनों भाइयों को अपने दोनों हाथों से अपनी ओर खींच लिया और पूरी तरीके से अपने से चिपका लिया। हम लोगों को इस तरीके से अपने आप से चिपकाने के साथ साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला भी रही थी और धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे की ओर कर रही थी। उस वक्त तक उनकी सांस भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी और उनके शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा था। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई हैं, और उन्हें इस तरह से डरा हुआ देखकर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से मम्मी को क्या हो गया है। तभी मम्मी जिस तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी उस तरफ मैं भी अपनी नज़रों को घुमाता हूँ और उस तरफ देखने की कोशिश करता हूँ, और जैसे ही मैंने मेरी नज़रें उस तरफ घुमाई तो मैं पहले से भी काफ़ी ज़्यादा डर गया था, क्योंकि जब मैंने अपनी नज़रों को उस तरफ घुमाया तो मैंने देखा कि हम लोगों के सामने ही एक खंडर सी दीवार के पीछे से अंधेरे में से एक बड़ी सी परछाई निकलकर सामने आ रही है। जब वह परछाई हमारे सामने आई थी तब मेरी नज़र तो उसके ऊपर नहीं पड़ी थी, लेकिन शायद मेरी मम्मी की नज़र उसके ऊपर पहले ही पड़ गई थी, या फिर उन्हें उसका आभास हो गया था। और उस परछाई को देखते ही मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं ये मेरी आंखों के सामने क्या देख रहा हूँ, और उस वक्त मेरी तो उम्र भी काफ़ी ज़्यादा कम थी। आप सोचो कि अगर एक 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा रात के अंधेरे में अचानक से किसी ऐसी चीज़ को देखेगा तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी। लेकिन उस वक्त तो मेरी मम्मी हम लोगों के साथ थी, इस वजह से मुझे इस बात का विश्वास था कि मेरी मम्मी हम लोगों को कुछ नहीं होने देगी। जब मैंने गौर से उस परछाई की तरफ देखा तो मुझे दिखा कि वो किसी बड़े से राक्षस की तरह दिख रहा है, और वो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा है। और उसको हमारी तरफ बढ़ता हुआ देखकर मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और वो काफ़ी तेज़ तेज़ चिल्ला भी रही थी। लेकिन उस वक्त गर्मियों का मौसम था तो सभी लोग अपने अपने घरों में कूलर पंखे चलाकर सो रहे थे, और इसी वजह से किसी को भी हमारे चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तब भी वो जो कुछ भी हमारे सामने था वो हमारे काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है, और जैसे ही वो हमारे करीब आता है तो उसने अपना रूप भी अब बदल लिया था। पहले तो वो हमें किसी परछाई की तरह काला काला दिखाई दे रहा था, लेकिन हमारे पास आते ही वो अब पूरी तरीके से सफ़ेद हो गया था, और वो दिखने में इस तरह से लग रहा था कि जैसे किसी ने कोई सफ़ेद कलर की चादर ओढ़ रखी हो। हमारे पास आने के बाद वो अचानक से एक आवाज़ निकालने लगता है, और उस आवाज़ को सुनकर हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो आवाज़ कुछ इस तरह की थी जैसे कि नाली में पड़ा पड़ा कोई सुअर आवाज़ करता है, ठीक उसी तरह की वो राक्षस आवाज़ निकाल रहा था। उस आवाज़ के साथ साथ ही वो हम लोगों की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा गुर्रा रहा था। अभी हम लोग अपने बचाव में कुछ कर पाते उससे पहले ही वो हम लोगों के पास आकर हमें एक बहुत ही तेज़ धक्का देता है, और मेरी मम्मी के हाथ में जो गुड़ की थैली थी उस थैली को छीन लेता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उतनी रात को मेरी मम्मी के पास गुड़ कहाँ से आया। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि जब शादी में महिलाएं मांगलिक गीत गाती हैं तो जिस घर में शादी होती है वो घर वाले उन महिलाओं को गीत गाने के बाद गुड़ बांटते हैं, और उस वक्त उन लोगों का दिया हुआ वो गुड़ ही मेरी मम्मी के हाथ में था, और वो गुड़ एक थैली में लिपटा हुआ था
जिसको मेरी मम्मी ने अपने हाथ में पकड़ रखा था। उस गुड को हम लोगों से छीनने के लिए जैसे ही वो हम लोगों को धक्का देता है तो उसके धक्का देते ही हम लोग धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाते हैं और नीचे गिरते ही मेरा छोटा वाला भाई तो बहुत तेज़ तेज़ रोने लगता है। अभी हम लोग वैसे ही काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि उसको देखकर मेरी तो उस वक्त पेंट में ही सुसु निकल जाती है। दरअसल जैसे ही वो राक्षस मेरी मम्मी को धक्का देता है और हम लोग ज़मीन पर गिर जाते हैं तो ज़मीन पर गिरते ही मेरी मम्मी अजीब तरीके से आवाज़ करने लगती हैं और किलकारियाँ मारने लगती हैं, और उन्हें इस तरह से किलकारियाँ मारता हुआ देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। लेकिन उन्हें इस तरह से किलकारियाँ मारता हुआ देखकर मैं एक चीज़ से तो निश्चित हो जाता हूँ कि अब हमारी जान को कोई खतरा नहीं है, और ये जो कोई भी राक्षस या भूत प्रेत हमारे सामने है, अब ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि इससे पहले भी मैंने कई बार मेरी मम्मी को इस तरह से किलकारियाँ मारते हुए देखा है, लेकिन जब भी मेरी मम्मी इस तरह से करती थी तो मेरी दादी या घर का कोई भी बड़ा आदमी हम लोगों को वहाँ से घर के अंदर ले जाता था। लेकिन आज हमें वहाँ से ले जाने वाला कोई भी दूसरा इंसान मौजूद नहीं था। तभी उस तरह से किलकारियाँ मारते हुए मेरी मम्मी अचानक से उठती हैं और उससे कहती है कि कौन है रे तू, और क्या चाहता है, इन बच्चों को क्यों परेशान कर रहा है, आखिर इन बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा है, और तुझे शर्म आनी चाहिए, तू इतने छोटे छोटे बच्चों को देखकर इनको डरा रहा है, अगर तुझे डराना ही है तो मुझे डरा। और उसे इतना कहकर मेरी मम्मी ज़ोर ज़ोर से ब्रश से किलकारियाँ मारने के साथ साथ ही अपने मुंह से जीभ को भी बहुत लंबी लंबी बाहर की तरफ निकालने लगती हैं और वहाँ पर किसी बंदर की तरह उछलने लगती हैं। अब वह नज़ारा देखकर तो मेरा छोटा वाला भाई डर के मारे मेरे पास आकर मुझसे लिपट जाता है, और उस वक्त मेरी भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अब हम दोनों भाई बस रोए ही जा रहे थे। अब मम्मी को इस तरह से किलकारियाँ मारता हुआ देखकर उस सामने की तरफ जो कोई भी था वो भी बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ करने लगता है, और जिस तरह से मम्मी उछल रही थी उसी तरह से वो भी उछलने लगता है। वो देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मम्मी और वो सामने जो कोई भी था वो दोनों आपस में युद्ध लड़ रहे हो। मम्मी बार बार अपनी जीभ को बाहर निकालकर उसकी तरफ हमला करने के लिए वार कर रही थी और बहुत तेज़ तेज़ उससे बोल भी रही थी कि तुझे बहुत दिन हो गए मासूम लोगों को परेशान करते हुए, लेकिन आज तो तूने हद ही पार कर दी, तूने इन मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा, आज तो मैं तेरा सर्वनाश करके ही रहूँगी। तभी वो सामने जो राक्षस था वो बहुत तेज़ तेज़ गुर्रा रहा था और पता नहीं एक अजीब सी भाषा में कुछ बोल रहा था। हम दोनों भाई तो उसकी वो भाषा ही नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन शायद मम्मी उस चीज़ को समझ पा रही थी, और जैसे ही वो गुर्राकर आवाज़ कर रहा था तो उसके बाद मम्मी उससे कुछ बोलती थी और उससे कह रही थी कि इन बच्चों के हाथ लगाने से पहले तुझे मेरा सामना करना होगा और मुझे परास्त करना होगा, और मैं देखती हूँ कि आज तू इन बच्चों को कैसे हाथ लगाता है, मेरे रहते तू इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब मम्मी के मुंह से ये सब बातें सुनकर डर भी लग रहा था और मन में ये सब भी चल रहा था कि शायद हमको बचाने के लिए यहाँ पर कोई तो आया है। तभी मम्मी के मुंह से वो तेज़ तेज़ किलकारियाँ सुनकर शायद लोगों की नींद टूट चुकी थी और आसपास के घरों में लोगों ने उन आवाज़ों को सुन लिया था, लेकिन इससे पहले कि उन घरों में से कोई बाहर निकल कर आता, मम्मी ने एक ज़ोर की छलांग मारी और उस राक्षस के ऊपर एक वार किया, और मम्मी के वार करते ही वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाती है। अब वो चीज़ तो वहाँ से गायब हो गई थी, लेकिन मम्मी अब भी उसी जगह पर बैठी बैठी बहुत तेज़ तेज़ किलकारियाँ मार रही थी और उन्होंने अपनी जीभ को पूरी तरीके से बाहर निकाल रखा था। तभी वहाँ पर अगल बगल के घरों से निकलकर गांव के कुछ लोग आते हैं और मम्मी को इस तरह से देखकर वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। लेकिन तभी गांव की कुछ महिलाएं जो कि मम्मी के इस रूप के बारे में पहले से जानती थी, वो आती हैं और मम्मी के सामने बैठकर हाथ जोड़कर नाक रगड़ने लगती है। लेकिन उन लोगों को इस तरह से करता हुआ देखकर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग मम्मी के सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं और मम्मी को आखिर क्या हुआ है। तभी गांव के कुछ बुजुर्ग लोग भी वहां पर आ जाते हैं और सभी लोग मम्मी के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं। उस वक्त तक धीरे धीरे लगभग वहां पर एक भीड़ सी लग चुकी थी। तभी मम्मी किलकारियां मारते हुए सभी लोगों को कहती हैं कि उसने मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की है और मेरे रहते मेरे बच्चों को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। जब जब भी इस दुनिया में मेरे बच्चों पर कोई संकट आएगा तो मैं हमेशा उनको बचाने के लिए आऊँगी।
इसके बाद कुछ ही देर में मम्मी शांत हो जाती हैं और फिर गांव की कुछ महिलाएं उन्हें पानी लाकर पिलाती हैं। उस वक्त तक हमारे घर के लोग भी वहां पर पहुंच चुके थे और घर वालों ने वहां पर पहुंचते ही सबसे पहले मुझे और मेरे छोटे भाई को संभाला और मेरी दादी ने हम लोगों को अपने गले से लगा लिया और दादी उस वक्त रोने लग गई थी। इसके बाद गांव वाले मम्मी से पूछते हैं कि आखिर तुम लोगों के साथ यहाँ पर क्या हुआ था। तभी मम्मी उन्हें जब तक होश था तब तक का सब कुछ बताती हैं और मम्मी के मुंह से वो बात सुनकर गांव की महिलाएं बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और तभी से गांव की महिलाओं ने ये तय कर लिया था कि अगर वो रात के समय कहीं पर भी शादी में जाएंगी तो कुछ भी मीठे का सामान अपने साथ नहीं लेकर आएंगी और ख़ास तौर पर जिस रास्ते पर और जिस जगह पर ये घटना उस दिन हुई थी उस रास्ते पर तो बिल्कुल भी नहीं लेकर आएंगी। अभी सब लोग आपस में गुसर फुसर कर ही रहे थे कि तभी सभी लोगों की नज़रें मम्मी के बगल में ही पड़े एक छोटे से राख के ढेर पर जाती हैं और उस राख के ढेर को देखकर सब लोग यही समझते हैं कि यह राख का ढेर शायद उसी बुरी आत्मा का है जिसका आज मम्मी ने सर्वनाश कर दिया था। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी मम्मी के अंदर इतनी शक्तियाँ कहाँ से आ गईं जो उन्होंने इतनी डरावनी और बुरी आत्मा का सामना करके उसे नष्ट कर दिया। तो आपके इस सवाल का जवाब थोड़ी ही देर में कहानी के अंदर आपको मिलने वाला है, इसीलिए कहानी पर लगातार बने रहिए। तभी मैं मेरी दादी से पूछता हूँ कि दादी ये मम्मी को आज क्या हो गया है। तो दादी मुझसे कहती हैं कि तुम्हारी मम्मी की और तुम्हारी रक्षा करने के लिए आज तुम्हारी मम्मी के अंदर देवी माँ आई थी। और जब दादी ने मुझे पूरी बात समझाई तो मुझे पता चला कि मेरी मम्मी के अंदर माँ काली आती है और आज से पहले भी कई बार मेरी मम्मी के अंदर माँ काली आ चुकी है और आज माता रानी ने ही हम लोगों की जान बचाई है, वरना आज तो वो राक्षस हम तीनों को उस एक गुड़ की भैली के चक्कर में मार ही देता। उस दिन से लेकर आज तक मेरे गांव में जब भी कोई शादी होती है तो महिलाओं की तो दूर की बात है बल्कि आदमी भी कहीं से कोई मीठा लेकर नहीं आते हैं, क्योंकि उस घटना ने सभी को इतना ज़्यादा डरा दिया था कि कोई भी उस मीठे के चक्कर में अपनी जान से हाथ नहीं धोना चाहता। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियाँ हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को एक नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड ओनली एट फियर फ्रॉस्ट 22।